इमेजिनरी नंबर क्लियर है ना? जरा एक बार बता दो कि इमेजिनरी नंबर का क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिनरी नंबर? इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो? इमेजिनरी नंबर मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनका जो स्क्वायर रूट है वो जो भी हमको मिलेगा दैट इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर। जैसे -25 का स्क्वायर रूट कितना मिलेगा? 5। -10 का कितना मिलेगा? तो I अंडर रूट में। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर का मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर। जो इमेजिनरी नंबर का जो बेसिक है जिनसे ये बने हैं, तो बेसिक क्या है? अंडर रूट -1 इज इक्वल टू I। ठीक, और हमने ये सीख लिया है कि अगर I पर n पावर हो तो कितनी वैल्यू मिलती है? अगर n की वैल्यू या तो 4 हो या फिर 4 के मल्टीपल में हो तो कितनी वैल्यू आती है? ऑलवेज +1 आती है। I की पावर n इज इक्वल टू +1 अगर n बराबर 4 या मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4, तो अगर n की वैल्यू 4 या 4 के मल्टीपल में है तो हमेशा हमको +1 मिलेगा। ठीक है, और एक बार I की पावर n, लेकिन अब अगर n आपका जो है मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, n नॉट इज इक्वल टू 4 या फिर मल्टीपल ऑफ 4, n नॉट इज इक्वल टू 4 और मल्टीपल ऑफ 4, तो क्या था? तो हमें I की पावर n की वैल्यू कभी मिलती है +i, कभी मिलती है -1 और कभी मिलती है -i। और हमने आपको डिस्कस कर दिया था कि कब कौन सी सिचुएशंस मिलती है और कैसे हम उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा हो √x इंटू √y, तो हम लिखते हैं √xy। बताओ ये सही है या गलत है? ये सही है या फिर ये गलत है? √x इंटू √y, तो हम लिख सकते हैं √xy। ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही। लेकिन ये बात आपकी जो है नेगेटिव वाले स्क्वायर रूट के लिए सही नहीं है। जैसे ऐसे लिखा गया -x -y इज इक्वल टू -x -y, तो ये आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है ना। ये जो आप देख लो √x √y, ये लोग आपके कैसे थे? नॉट द इमेजिनरी नंबर्स, ये रियल नंबर्स थे। तो जो तुमने ये पढ़ा हुआ है वो किसके लिए पढ़ा हुआ है? रियल नंबर्स के लिए पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर के लिए तुम फंडा कौन सा लगा रहे हो? रियल नंबर वाला। तो ये सही नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए आप इस बात को इस तरीके से नहीं लिख सकते, गलत हो गया। तो सही फिर क्या होगा? माइनस का x माइनस का y, तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा I√x और माइनस का y क्या हो जाएगा? I√y। अब क्या हो जाएगा? I² xy। I² क्या होता है? -1, तो -x। ठीक है ना। तो आज की क्लास में जो पहला आपका नया पॉइंट है वो ये कि अगर दो स्क्वायर रूट अलग अलग हैं और आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो इज इक्वल टू में हमको सिंगल स्क्वायर रूट मिलता है और दोनों नंबर्स का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। बट इट इज नॉट ट्रू फॉर द इमेजिनरी नंबर्स। सोचो अगर ऐसा कर लोगे, अगर आप इसको रॉन्ग वाले को करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? तो रिजल्ट मिलेगा -x -y और ये क्या बनेगा? x। हाउ इट इज पॉसिबल? ऊपर x और y का रिजल्ट भी x y है और यहाँ पर जो इमेजिनरी लिया है उसका भी रिजल्ट x y है, तो गलत है ना ये तो बात।
तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि अगर दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग अपनी जो हैबिट है वो ये कि हम एक सिंगल स्क्वायर रूट लेकर के दोनों नंबर्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट इज ट्रू व्हेन नंबर्स आर द रियल नॉट द इमेजिनरी। व्हेन इमेजिनरी नंबर्स टेक प्लेस तो ये बात आपकी सही नहीं है। ठीक है, क्लियर नहीं बात? तो बी अलर्ट अबाउट इट, ये छोटी सी बात है और इसको लेकर के आप जो है अलर्ट रहिएगा। अब आगे मूव करते हैं और लास्ट वाली क्लास में आपने इमेजिनरी नंबर देखा था, तो अब हमारी बात हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये जानेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जो बंच होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, बंच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये जानते हैं भी थोड़ी देर में। लेकिन अगर आपके साथ में आपके पास में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो जो बंच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है इसी को हम लोग सेट भी कह सकते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिनोटेड बाय सिंबल, डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल सी। अगर आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पूरा एक गुच्छा है, बंच है, तो आप उस बंच को, आप उस सेट को किससे लिखोगे, कैपिटल सी। ठीक, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम जेड से लिखेंगे। तो सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय द सिंबल जेड। तो सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर डिनोटेड बाय सिंबल जेड, बाय सिंबल जेड। तो अब देखिए मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मैंने उसको जेड ले लिया, तो तुमने अपने वाले को क्या ले लिया, जेड डैश, आपने क्या ले लिया, जेड डबल डैश, इसने क्या ले लिया, जेड ट्रिपल डैश। समटाइम्स वी राइट कॉम्प्लेक्स नंबर अपना वाला Z1, तो आपने अपने वाले को क्या लिखा, Z2, ऐसे आपने क्या लिखा, Z3, ऐसे उसने क्या लिखा, Z4 एंड सो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं ये अभी हम नहीं जान पाए हैं, लेकिन ये पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बंच है वो कैपिटल C से लिखा जाता है, और सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास है तो उसका सिंबल क्या है, Z। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है जरा देखो कि अगर A एंड B आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, तो A प्लस IB इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास में दो रियल नंबर है तो उन दोनों रियल नंबर्स की हेल्प से जो इस शकल का A प्लस IB वाली शकल का जो नंबर तैयार होता है दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे सपोज करिए कि आपके पास में दो रियल नंबर है 6 और 8। सबसे पहले तो आप बताइए रियल नंबर्स जानते हैं ना, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स बोलो भाई, क्या नेगेटिव में रियल नंबर्स नहीं होते हैं? रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो रियल नंबर्स जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं नंबर लाइन पर, आपने कभी होल नंबर पढ़ा है, कभी आपने इंटीजर्स पढ़ा है, कभी आपने रेशनल पढ़ा है, कभी आपने इरेशनल पढ़ा है, इस सारा का सारा जो सेट होता है, जो बंच होता है, वो क्या कहलाता है, रियल नंबर्स। या शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हो कि नंबर लाइन में जो नंबर्स मिलते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स। तो यहाँ पर हमने 6 और 8 ये दो रियल नंबर्स लिए,
तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ तो बना सकते हो 6 + 8i या बना सकते हो 8 + 6i, ऐसे भी तो बन सकता है। हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। एक हमारे पास में रियल नंबर है 2 और एक है -3। कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है बना सकते हैं 2 + i साथ में -3, यानी क्या बनेगा 2 - 3i, और एक बन सकता है -3 + 2, ऐसे भी तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है वो एक बार फिर रिपीट करते हैं कि अगर a और b आपके दो रियल नंबर्स हैं, देन द a + ib इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे मैंने यहाँ पर b + ai नहीं लिखा, तो कोई ना कोई विजन तो आपको रखना पड़ेगा ना कि आपको जो है i किसके साथ लगाना है। जैसे यहाँ पर हमने i किसके साथ लगा दिया, b के साथ। तो जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है तो ये जो a है, तो इस a को बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बनाया है उसमें a को हमने क्या रखा है, रियल पार्ट, और जो i के साथ आ जाते हैं वो लोग क्या बन जाते हैं, इमेजिनरी। और ये जो b है वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपके पास में दो रियल नंबर होते हैं तो आप किसको रियल बनाने वाले हैं, रियल पार्ट बनाने वाले हैं, किसको इमेजिनरी पार्ट बनाने वाले हैं, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब हमने बनाया तो 6 + 8 आई, तो 6 कैसा है, रियल पार्ट है, 8 कैसा है, इमेजिनरी पार्ट। लेकिन जब दूसरी चॉइस हमने सोची तो ये 8 क्या हो गया, रियल पार्ट, और 6 क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है इसी को z से लिखते हैं, तो z बराबर क्या हो गया, a + ib, स्टैंडर्ड में, जहां पर a और b क्या है, a और b क्या है, आर रियल नंबर्स। इसी बात को सीबीएसई और यूपी बोर्ड कैंडिडेट्स, आईसीएसई को तो आदत है, इसी बात को अगर आप लिखना नहीं चाहते हो तो ऐसे लिखा जाएगा a, b बिलोंग्स टू r इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो r है, कैपिटल R है, वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो a और b उसी रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन से पहले मैंने आपको बता दिया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बंच होता है, सेट जो होता है, वो C से लिखा जाता है। और एक अगर आपके पास में सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप उसके लिए Z सिंबल यूज करते हैं। और अगर आपके पास में सिंगल में कई सारे हैं, आप उनको अलग अलग लेके चल रहे हैं, सेट में नहीं डाल रहे हैं, Z1, Z2, Z3, Z4 ऐसे एंड सो ऑन। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन कि अगर a और b आपके दो रियल नंबर्स हैं तो ये जो फॉर्म होता है a + ib, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां पर ab जो है, a क्या है और b क्या है, रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और b आपका इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते किससे हैं, z से। तो z = हो गया a + ib, ab बिलोंग्स टू r, r फॉर रियल नंबर। ठीक है ना। a को बोलेंगे रियल नंबर का, a को बोलेंगे रियल नंबर का रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का, a को कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और b को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। और आप अगर इसको डिनोट करना चाहते हैं, जैसे अगर आपने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + ib, तो व्हाट इज a, आंसर इसका होगा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अगर आप इस तरीके से कहना नहीं चाहते, लिखना नहीं चाहते, तो इसी को आप नोटेशन में ऐसे लिखेंगे RE का मतलब क्या है, रियल पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, Z। भाई आपने इसको क्या लिखा है, Z से। अगर आप लिखते हो Z1 से तो यहाँ क्या लिख देना, Z1। अगर आप यहाँ लिखते हो Z2 तो यहाँ क्या लिख देना, Z2। तो RE मतलब रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है। और अगर आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज B, तो देखो क्या आंसर होगा इसका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं सिंबल में तो IM, Z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या, B। ठीक है ना। अब अगर आपके पास में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिखना चाहते हो, यानी कि उनके बंच को लिखना चाहते हो, तो बंच को किससे लिखेंगे, C से। तो यहां पर अगर हम बात करें सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको लिखेंगे C इज इक्वल टू, जो सेट होता है वो हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो C इज इक्वल टू, यानी यहां पर क्या होंगे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो यहां पर होंगे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, C इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल क्या है, Z, तो यहाँ पे लिखा Z इज इक्वल टू A प्लस IB, वेयर जो AB है वो किस फैमिली के हैं, रियल नंबर, और जो I है वो किस फैमिली से है, अंडर रूट माइनस। तो अब आप सोचते जाइए और ये बंच बड़ा करते जाइए। पहले आपने सोचा कि A आपका 1 है, B आपका 5 है, तैयार हो गया एक नंबर। फिर आपने सोचा A आपका 7 है, B आपका 10 है, एक और तैयार हो गया। तो यहाँ पर आप A B के लिए, क्योंकि A और B किस फैमिली से है, रियल फैमिली से है, रियल नंबर की फैमिली से है, और रियल नंबर की फैमिली बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर ये जो Z है वो भी बहुत बड़ा होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बंच को, सेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और जो आपका सेट लिखने का जो तरीका होता है वो हमेशा किसमें, करली ब्रैकेट। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, लीजिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट बनाया, आपने कहा Z1, Z2, Z3, Z4 एंड सो ऑन। मैंने पूछा ये Z1, Z2, Z3, Z4 ये है क्या, तो Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z1, Z2, Z3, Z4 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप इसको और आगे लिख सकते हो, Z1 में है A1 प्लस IB1, Z2 में है A2 प्लस IB2 प्लस एंड सो ऑन। बट इसी बात को सिंबल में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नोट करिए, कभी अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो, क्योंकि A और B किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स में, तो रियल नंबर में 0 आता है, बिल्कुल आता है, नहीं आता है, आता है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका Z, and that is equal to A plus IB, तो A और B belongs to family of real number, तो if real part of complex number, अगर मुझे ये बात सिंबल में लिखनी होती तो मैं कैसे लिखता, REZ, REZ को क्या पढ़ेंगे, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यार REZ को क्या पढ़ेंगे, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। RE का मतलब क्या है, रियल पार्ट, Z का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, अगर 0 हो जाए, देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यही तो बचा रह जाएगा। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया दैट इज कॉल्ड द प्योर इमेजिनरी, क्या बोलेंगे उसको, प्योर इमेजिनरी। इफ रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, देन कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड प्योर इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड प्योर इमेजिनरी।
प्योर इमेजिनरी। यानी सोच के देखो कि प्योर इमेजिनरी वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखेगा, 0 प्लस आई बी, ऐसा ही तो दिखेगा, 0 प्लस आई बी ऐसे तो दिखेगा, श्योर है ना कि भाई जैसे हमको दिख रहा है 6i, तो 6i है तो मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर तो होता है a प्लस आई बी जैसा, आप तो बोल रहे हो 6i, यानी कि वो जो a वाला पार्ट है वो क्या हो गया 0, तो 6i का मतलब क्या है 0 प्लस 6i, तो इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कैसा है, प्योर इमेजिनरी। सिमिलरली इसका उल्टा कर दो, आई एम जेड, इफ पढ़ो जरा, क्या पढ़ोगे, आई एम फॉर इमेजिनरी, जेड फॉर रियल नंबर, पूरा कैसे पढ़ेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल नंबर, इफ आई एम जेड इज 0 देन कॉम्प्लेक्स नंबर is called pure real। सोच के देखो कि b 0 हो जाएगा, अगर b 0 हो जाए तो फिर केवल a रह जाएगा, इमेजिनरी तो गायब हो जाएगा ना, उस समय अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसा होगा, प्योर रियल। इसका मतलब ये है कि अगर कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर है 6, एक्चुअली इसका मतलब क्या है 6 प्लस आई 0। भैया आप फीलिंग को समझो, 6 को वो क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल कैसी होती है, फॉर्म कैसा होता है a प्लस आई बी, तो 6 का लुक कैसा रहना चाहिए a प्लस आई बी, तो 6 का लुक एक्चुअली क्या है 6 प्लस आई 0, यानी b की जगह पे क्या हो चुका है 0, ठीक है। तो ये सारे के सारे टर्म्स आगे जाकर के बहुत फ्रूटफुल होंगे, जैसे आपसे कहे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल है, समझ जाना कि उसमें जो i का साथी b है वो क्या है 0 है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी है तो यानी कि उसमें जो रियल पार्ट है a वो कैसा है 0। नोट करें। अब बात करते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाते हैं तो उनके इक्वालिटी का रूल्स क्या है, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, a1 प्लस आई बी, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, a2 प्लस आई बी 2, और ये कहा जा रहा है ये दोनों इक्वल है। कॉमन सेंस लगा दीजिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तो तभी होंगे जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल हो और उनके क्या इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं है। आप सोच के देखो, अगर एक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3i और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आई, और दावा किया जा रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो 101% जो रियल वाला पार्ट है इसका वो उसके क्या होगा बराबर, जो इमेजिनरी वाला पार्ट है वो इसके बराबर होगा, तभी तो इक्वलिटी आ पाएगी, अदरवाइज तो नहीं आ पाएगी। तो क्या सीखने को मिला कि if two complex numbers are equal, if two complex numbers are equal, then क्या मतलब इसका है, then their corresponding real parts and imaginary parts must be equal, otherwise equality का कोई चांस नहीं है। सोच के यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखो, अगर x की वैल्यू 2 के अलावा कुछ और हो जाए और y की वैल्यू 3 के अलावा कुछ और हो जाए, तो क्या ये दोनों कभी इक्वल हो पाएंगे, कभी इक्वल नहीं हो पाएंगे। ये इक्वल तभी हो पाएंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग रियल वाले पार्ट्स और इनके करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी वाले पार्ट्स कैसे हो, सेम। ठीक, तो अब इस कंसेप्ट पर, इस ऑपरेशन पर कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z1
एंड दैट इज 4 प्लस 2x प्लस का 9y। क्वेश्चन है हमारे पास में, कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 4 प्लस 2x प्लस का 9y। अब देखिए, अब आप इतना आगे आ चुके हैं, Z का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 -5 प्लस 3 माइनस y है, Z2 -5 प्लस 3 माइनस y है। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये इक्वल है भाई, R इक्वल, तो फाइंड x, y। तो x निकालना है और y निकालना है। तो हमें अपना बेसिक फंडा पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब उनके करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स इक्वल हो और उनके करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो, तभी हो सकता है। तो जरा पहले वाले का रियल पार्ट क्या है, यानी कि ReZ1, और दूसरे वाले का रियल पार्ट क्या है, ReZ2, इक्वल होने चाहिए, तो कर दिए जाए इक्वल। तो ReZ1 है 4 प्लस 2x और ये ReZ2 है -5, तो 2x इज इक्वल टू -5 -4, x इज इक्वल टू माइनस का 9/2, x आ गया, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट IMZ1 इज इक्वल टू क्या, IMZ2। इसको क्या पढ़ोगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इसको क्या पढ़ोगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, बराबर कर दो। तो Z1 वाले का इमेजिनरी पार्ट है 9 और Z2 वाले का इमेजिनरी पार्ट है 3 माइनस y। यहाँ से y निकाल लो, y इज इक्वल टू 3 माइनस 9, y इज इक्वल टू कितना, -6, ठीक है। नोट करें। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो एडिशन वाला ऑपरेशन है वो कैसे चलता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन वाला ऑपरेशन सिंपल एडिशन जो आप करते आए हो उसी के अकॉर्डिंग चलता है। अगर हम इसमें कुछ लिखाएं भी ना, फिर भी अगर ये क्वेश्चन आपको दे दें कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 3 प्लस 2i और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 6 प्लस का 4i, जरा इनको प्लस कर दो, Z1 प्लस Z2। अभी आपको रूल के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आपको सिंपल एडिशन जो आप जानते हो वो तुम्हें पता है। तो सिंपल एडिशन के अकॉर्डिंग आप चल दो, 3 प्लस 2i और 6 प्लस 4i। तो आप इन दोनों को ऐड कर लोगे और इन दोनों को ऐड कर लोगे, 6i। हमने तो रूल के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपको अपना जो है आंसर आ गया। लेकिन आप जो काम किया है जरा उस पर ध्यान दो, आपने रियल पार्ट ऐड किए हैं और इमेजिनरी पार्ट क्या किए, ऐड किए, यही तो किया है। तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एडिशन का रूल है वो क्या है, एडिशन का रूल यही हो गया कि ड्यूरिंग एडिशन ऑपरेशन we add real parts या we add real part with real part and imaginary part with imaginary part। ये एक ऐसा पॉइंट है जो हम ना भी बताएं तो भी आपको सिंपल एडिशन का जो बेसिक फंडा है उससे पता है, ठीक है। चलो अगर एक Z3 और ले लेते हैं, -7 प्लस का 4 है, जब ये Z3 और आ जाता है तो देखते हैं क्या होता है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो ये आ गया 3 प्लस 2i, 6 प्लस 4i, -7 प्लस 4 है। आप ऑटोमेटिकली रियल को लोगे और फिर इमेजिनरी को लोगे, यानी कि आपको ऑलरेडी पता है कि सिंपली ये जो एडिशंस के फंडे उसको भी अगर हम फॉलो करें तो रियल के साथ ही ऑपरेट हो पाएगा और इमेजिनरी के साथ ही ऑपरेट हो पाएगा, ठीक है। तो आप देखिए एडिशन करते समय रियल वालों को पास ले आते हैं, रियल पार्ट्स को क्या ले आते हैं, पास, जैसे यहाँ पे 3 को लिया, 6 को लिया, 7 को लिया, इनको एक साथ ले लिया,
उसके बाद में आपने 2i को लिया, 4i को लिया, 4i को लिया, इनको एक साथ ले लिया। तो आप रियल पार्ट्स को एक साथ ले लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ ले लेते हैं, ये कहलाता है क्लोजर रूल। ये क्या कहलाता है? क्लोजर रूल। तो जब एडिशन आप करते हैं तो क्लोजर रूल क्या होता है? जब आप एडिशन वाला ऑपरेशन करते हैं तो क्लोजर रूल का मतलब क्या है? तो जरा बताएं, कुछ लिख सकते हैं इसमें, कमेंट्स कर सकते हैं क्या? ड्यूरिंग एडिशन ऑपरेशन, ड्यूरिंग एडिशन ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी collect real parts together and all imaginary parts together, ठीक है। और यही आपकी जो एक्टिविटी है वो क्या कहलाती है? क्लोजर। नोट करिए, तो क्लोजर रूल है ड्यूरिंग एडिशन ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी कलेक्ट ऑल रियल पार्ट्स टुगेदर एंड ऑल इमेजिनरी पार्ट्स टुगेदर, दिस इज कॉल्ड द क्लोजर रूल। क्लोजर रूल। एडिशन में जो कम्यूटेटिव लॉ है वो भी होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? 3 + 4 बराबर क्या होता है? 4 + 3। ऑर्डर बदल दो, तो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड होता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? जरा देखो, इसको थोड़ा सा फटाफट वाली स्टाइल में लिखते हैं, इसको डिटेल में लिखा है। जैसे हमारे पास में Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब है? अगर हम Z1 के साथ Z2 को करें प्लस और Z2 के साथ Z1 को करें प्लस, तो क्या होगा? बराबर ही है। सही बात है ना? 3 + 2 = 4 + 2। सही है कि नहीं सही? अच्छा, इसके बाद में एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएट करना। सारी बातें एडिशन में हो रही है। एसोसिएटिव लॉ में मान लेते हैं हमारे पास में 3 नंबर्स हैं कॉम्प्लेक्स वाले। अब मैं आगे क्यों लिखूंगी ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है? क्योंकि Z का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एसोसिएट करना, पहले Z1 और Z2 को एसोसिएट कर लिया एडिशन में, और फिर बाद में Z3 को लिया। या फिर क्या कर सकते हैं? Z2 और Z3 को एसोसिएट कर लिया और बाद में Z1 लिया। ये एसोसिएटिव लॉ भी क्या करता है? होल्ड करता है। ठीक है। और ये भी सही है, अगर मैं आपको 4 नंबर या 3 नंबर देता हूं मैं आपको 8, 10, 12, तो किसी को किसी के साथ एसोसिएट करके दूसरे के साथ ऐड कर दो और फिर फर्दर चेंज करके देख लो रिजल्ट्स कैसे आएंगे, सेम आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी जरा देख लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब आप समझे? इसका मतलब है कि इसको अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब हो गया कि इसको जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एडिटिव लिखा है ना, तो ऐड करेंगे देन रिजल्ट्स रिमेन सेम, तो रिजल्ट नहीं बदलेंगे। चलिए सोचिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी प्लस कर दिया।
तो जेड के साथ में प्लस किया क्या, आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि हम इस आइडेंटिटी को प्लस कर रहे हैं इसलिए इसका पूरा नाम होना चाहिए एडिटिव। तो जेड के साथ हमने प्लस किया किसको, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रिजल्ट्स कैसे है, रिजल्ट्स अभी भी जेड है। ये चमत्कार कब आएगा, ये चमत्कार तब आएगा जब तुम जीरो को कैसे लिख लो, जीरो प्लस आई जीरो। बोलो, जीरो को लिख सकते हैं जीरो प्लस आई जीरो। यही जो जीरो प्लस आई जीरो है इसी को कहते हैं इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब सोच के देखो कि भाई ये जेड जो था वो ए प्लस आई भी था और एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जीरो प्लस आई जीरो इज इक्वल टू में क्या आएगा, रियल रियल पार्ट, इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर हो गया a प्लस जीरो और यहाँ हो गया b प्लस जीरो। तो रिजल्ट अभी भी क्या है, a प्लस। यानी कुल मिलाकर के इस पूरे के पूरे डिस्कशंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इफ यू हैव ए टर्म, अगर आप किसी क्वेश्चन में ऐसा टर्म देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मतलब क्या, जीरो प्लस आई जीरो। ठीक है, नोट करिए। ये सब आपके बेसिक फंडे हैं जो कि आगे जाकर के आपकी हेल्प करेंगे। ऐसे ही एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लीजिए जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड डैश एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, समझे बात को। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड डैश क्या है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, एडिटिव इनवर्स। जेड एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड डैश क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड। तो यार इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो। कॉमन सेंस की बात है कि अगर जेड ए प्लस आई बी है तो जेड डैश की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए प्लस माइनस बी। ये तो मतलब होगा, बोलो यार। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जा रहा है और हम उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के साइन बदल दें तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो नया कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन वाले का क्या बनेगा, एडिटिव इनवर्स। ये तो मतलब है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां मैं लिखता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, और इधर साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर का लेना है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि प्लस करने से, दोनों के प्लस करने से जीरो आना चाहिए। तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताया 6 प्लस 4 है, बताओ इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 6 माइनस 4 है। बोलो, आप रियल पार्ट का साइन बदल दे रहे हैं, आप इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दे रहे हैं। जैसे कि एक है -5 माइनस प्लस का 4 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 5 माइनस 4 है। समझ पा रहे हैं बात को ना। और मीनिंग ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी समझ पा रहे हैं। इफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के एडिटिव इनवर्स के साथ प्लस किया जाए तो रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। नोट करें। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो सिंपली आप जानते हो तो वही यहां पर भी फॉलो होता है, सब्ट्रैक्शन भी। और यहां पर एक नोट लिख लेते हैं, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल इन कॉम्प्लेक्स नंबर, complex number same as
जनरल सबट्रैक्शन रूल। तो आप सबट्रैक्शन का जो जनरल रूल जानते हो, सबट्रैक्शन रूल, तो सेम उसी तरीके से जैसे सपोज करिए कि हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, Z1 की वैल्यू है 10 + 9i और Z2 की वैल्यू है 3 - 4i। तो Z1 - Z2 निकालना है। जनरल में आप क्या करते हो, अगर हम ये आपको ना सिखाएं, आप ऐसा समझो ये लिखा हुआ है x + y, ये लिखा है a + b, तो आप Z1 - Z2 ऐसे तो निकालोगे। Z1 को लिखोगे 10 + 9i और -3 -4i, उसके बाद में 10 - + 9i -3 + 4i। तो रियल पार्ट के साथ ऑपरेशन कर लोगे 6 और इमेजिनरी के साथ। वही सिंपल वाला मेथड ही तो है सबट्रैक्शन का, और मल्टीप्लिकेशन का मेथड भी वही सिंपल वाला है। तो क्या लिखा है कि सिमिलरली सबट्रैक्शन रूल इन कॉम्प्लेक्स नंबर सेम एज जनरल सबट्रैक्शन रूल, और जो मल्टीप्लिकेशन रूल है, मल्टीप्लिकेशन रूल इन कॉम्प्लेक्स नंबर सेम एज सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे आप सिंपल वाला मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे ही इसको भी मल्टीप्लिकेशन पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, एक हमारे पास में है Z1 3 + 2i और Z2 है 6 + 4 है। Z1 × Z2 निकालना है। 3 + 2i, जैसे अगले एक इस ब्रैकेट में लिखा है x + y और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है समथिंग प्लस समथिंग। तो सिंपल जो मल्टीप्लिकेशंस के फंडे थे वही फॉलो कर लीजिए। पहले 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया सभी में, तो यहाँ पर हो गया 18 + 12i, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया 12i + 8i²। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 18 और 12 24i। तो ये क्या हो गया -8, क्योंकि i² की वैल्यू क्या है -1 थी। तो यहाँ से आ गया 10 + 24i। एक बात देखने को मिल रही है अभी तक कि चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब ये ऑपरेशंस किए जा रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है। एडिशन करने के बाद भी क्या आया था, कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के बाद भी क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। नोट करिए।